केपी मलिक साहब, जो लड़ाई चल रही है लखनऊ दरबार बनाम दिल्ली दरबार, आमतौर पे बीजेपी के वर्कर्स में भी ये चर्चा का विषय है कि दिल्ली दरबार मतलब मोदी और शाह की योगी आदित्यनाथ से पटती नहीं है। तो अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाती है, तो क्या योगी जी को दिल्ली जाना इतना आसान होगा? क्या मोदी और शाह जी उनको अभी अभी की जो सीन है उसमें भी नजर आ रहा है कि वो अयोध्या से लड़ना चाहते थे। सभी लोगों को मानना भी है ये कि अगर अयोध्या से लड़ते तो बड़ा हिंदुत्व का चेहरा होते, लेकिन गोरखपुर तक सीमित कर दिया। अभी हम आनंद जी से फिर पूछेंगे कि गोरखपुर में उनकी सीट के क्या हालात हैं। लेकिन मलिक साहब, अगर उत्तर प्रदेश में ये गलती से भी बीजेपी हार गई, तो क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं? संजय जी, पहले तो आपका विषय ही गलत है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, आप ये क्यों नहीं कहते अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो योगी जी का क्या होगा? इस पे क्यों ना चर्चा हो। दोनों पे बता दीजिए सर। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती भी है, तब भी योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और उसका उदाहरण आपके सामने हिमाचल प्रदेश है, उसकी आप व्याख्या कर लीजिएगा। नंबर एक। नंबर दो ये है कि अयोध्या से लड़ना चाह रहे थे योगी जी, लेकिन वहां से कुछ रिपोर्ट ऐसी आई, जो रामलला के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र जी, मैं कहीं सुन रहा था आज, उन्होंने भी हाँ, कहा कि माहौल बड़ा खराब है। अगर आप यहां से चुनाव लड़ेंगे और गलती से अगर हार गए, फिर क्या होगा आप सोच लीजिए। हिंदूवादी का जो चेहरा आपका है, उसकी कैसे धज्जियां उड़ेंगी। दूसरी बड़ी बात अरविंद जी ने यहाँ कही कि पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जो लगभग 40 से अधिक बार अयोध्या गए हैं, उसके बावजूद उनका चुनाव हारना और इस तरह की घटना वहां पे हो जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी धब्बा होगी और योगी जी के लिए तो होगी ही। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर हम दिल्ली आ जाएं, आप जानते हैं कि दिल्ली में आज से नहीं, 2014 से ही मोदी जी और अमित शाह जी योगी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए इनको पहले मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया था, नहीं तो ये उस समय भी हिंदूवादी चेहरा थे और 5 बार के ये एमपी थे। और उसके बाद जो सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में बनी, किन परिस्थितियों में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था वो अब किसी से छुपा नहीं है, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। जिस प्रकार से इनको मुख्यमंत्री रहते हुए इनके आसपास ये खुद मठाधीश है, लेकिन इनके आसपास भी मठाधीशों की कमी नहीं है। आपको तो पता है, आप लखनऊ में रहते हैं। तो उन मठाधीशों ने इनको ये कहा कि यहाँ तो आप छोटे मंदिर के पुजारी हैं, असली जो बड़ा मंदिर वहां पे है दिल्ली में, जिसमें मोदी जी मठाधीश बन के बैठे हैं, वो जगह तो आपकी है। और मोदी जी से तो हर तरह से आप जो है अव्वल है। चाहे आप ये कहें कि अगर वो 27 लोकसभा के राज्य से आके अगर वो पीएम बन सकते हैं, आप तो 80 लोकसभा वाले हैं। अगर उनके ऊपर कोई आरोप भी लग जाते हैं, मोदी जी के गाये बगाए जो लगते हैं, मैं उन आरोपों का नाम नहीं लूंगा, आपके तो आसपास भी नहीं ठहरते वो। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर इस तरह की बातें संजय जी होंगी, तो क्या दिल्ली नेतृत्व चाहेगा इनको थाली में सजा के दिल्ली दे दिया जाए? तो इसीलिए ये जो है सारी व्यूह रचना रची गई है और उसमें योगी जी फंस चुके हैं। योगी जी का बाहर आना अब असंभव है। किसी भी कीमत पे वो बाहर आ पाएंगे, इसकी संभावना मुझे तो दिखती नहीं है। बाकी यहाँ तमाम विद्वान बैठे हैं, वो आपको बता देंगे। दूसरी बात संजय जी, आपने बीच में पूछा था कि अगर ये दिल्ली आते भी हैं तो इनकी स्थिति क्या होगी। अब आप नवरत्न के 2-4 में नाम बता देता हूं। दिल्ली में जो नवरत्न आज की डेट में बैठे हैं, जिनके पास 2 मंत्रालय हैं, वो हरदीप पुरी जी हैं। कितने काबिल, धरातल पे कितनी उनकी फॉलोइंग है। उनके पास 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, शहरी विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय। उसके बाद दूसरे जो नवरत्न है, उनका नाम अश्विनी वैश्य है। उनके पास 2 बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय। इसके बाद तीसरे वाले नवरत्न हैं जिनके पास पावर मिनिस्ट्री है। ऐसे मंत्रियों की कमी नहीं है। अब ये जो बात की थी अभी अरविंद जी ने कि गडकरी जी चला नहीं पाए उन मंत्रालयों को, कुछ काम नहीं कर पाए, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, इसलिए उनसे वो सारे मंत्रालय वापस लिए गए। और एक मंत्रालय बड़ी मुश्किल से, जिसमें पूरी ताकत आरएसएस को भी लगानी पड़ी, गडकरी को भी लगानी पड़ी, तब वो अपना एक मंत्रालय बचा पाए और उसमें थोड़ा बहुत वो कर पा रहे हैं। अगर आप कभी उस पर चर्चा करेंगे कि उनके मंत्रालय ने कितना काम किया है और बाकी मंत्रालयों ने कितना काम किया है, तो उसकी व्याख्या भी आपके सामने आ जाएगी। अगर थोड़ी बहुत इस सरकार की इज्जत बचती है, तो सिर्फ शायद उसी मंत्रालय में जाके बचती है। वो किस दिन और चर्चा करेंगे।
इसके अलावा मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि संजय जी, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, शुरुआत की है, शंखनाद किया है चुनाव का अमित शाह जी ने जाके कैराना में। और आपको पता है कि माहौल तो किसानों ने बनाया था पूरे उत्तर प्रदेश में, या जहां भी 5 राज्यों में चुनाव हो, चाहे वो उत्तराखंड हो और चाहे वो पंजाब की हम बात करें, तो किसानों से मिलने नहीं गए वो कैराना पहुंचे हैं। कैराना में वो क्या चाहते हैं आपको मालूम है, हम तो कैराना से ही बिलोंग करते हैं, शामली के रहने वाले हैं। आज वहां कोई भी इस तरह की कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है, कोई पलायन की बात नहीं है। अब यहाँ पे अरविंद जी पलायन करके आ गए, इनका क्यों नहीं चला रहे हैं? अरविंद जी ने पलायन कर लिया बस्ती से और ये दिल्ली में बैठ गए आके। हम भी तो बैठ गए दिल्ली में आके, हमारा भी पलायन होना चाहिए। तो वहां पे जो 5-7 लोग गए थे, वहां पे वास्तव में बात ये थी कि वास्तव में गुंडागर्दी थी, वास्तव में वहां पे हफ्ता वसूली की जाती थी। तो कुछ व्यापारी और कुछ लोग छोड़ के गए थे और उसमें दोनों पक्षों के लोग थे। एक बहुत ही अच्छी महिला डॉक्टर थी वहां पे कैराना में, जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी, वो बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस कर रही थी, उससे भी हफ्ता मांगा गया और उसको भी शहर छोड़ना पड़ा। तो अगर वहां मुसलमानों की वजह से लोग शहर छोड़ रहे थे, तो वो तो मुसलमान महिला थी, वो क्यों छोड़ के भागी? और ये मामला पुराना है। उसके बाद जो मौजूदा सांसद हुकुम सिंह जी थे, उन्होंने भी इस बात को माना था और बयान दिया था मीडिया में कि मैंने इस संदर्भ में नहीं कहा कि वहां पे पलायन हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हो रहा है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खराब है, इस वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। तो ये चीज है। तो आप देखिए कि अमित शाह जी को घर घर जाके कैराना में पर्चे बांटने पड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है, जीतते ही दूसरा विषय है, लेकिन योगी जी गर्त में चले गए हैं, मेरा ये मानना है। मलिक जी, शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती है और ये माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण का जो मिजाज है वो पूरा पूरा चुनाव तय कर देता है। कम से कम मेरे पास जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रिपोर्टें आई हैं अभी तक, वो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी सकून देने वाली नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा नींद उड़ा देने वाली है। लेकिन आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत जानकार हैं। 109 सीटें थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की। कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इस बार? देखिए संजय जी, अगर देखें, आपको मालूम होगा कि अमित शाह जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो यही बात जताती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थिति कितनी गंभीर है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से मैंने पहले कहा कि अमित शाह जी ने अपनी शुरुआत कैराना से करी है और वहां पे अगर आज भी देखेंगे, लगातार सुरेश राणा का विरोध हो रहा है, उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। जो गन्ना मंत्री हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं और बड़े दबंग मंत्री अपने माने जाते हैं, उनका गांव गांव में विरोध हो रहा है। दूसरे जो तमाम विधायक हैं, भले ही वो जाट हैं, चाहे वो छपरोली के विधायक हों, चाहे वो शामली के विधायक हों, चाहे मुजफ्फरनगर के विधायक हों, इनका बड़ा विरोध गांव में हो रहा है और किसान लोग इनको घरों में नहीं घुसने दे रहे हैं, गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने दरवाजों पे, घरों पे लिख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता की का प्रवेश जो है यहाँ वर्जित है। तो इस तरह की तस्वीरें उभर के आ रही हैं, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और खासकर इस एरिया की जो महत्वपूर्ण बिरादरी है, अरविंद जी बता देंगे क्योंकि वो तो बहुत बारीकी से उन्होंने कवर किया है। जाटों से बहुत ज्यादा बीजेपी घबराई हुई है और पुराना जो फॉर्मूला अमित शाह जी ने चला था 2017 में, जाटों को दिल्ली में एक केंद्रीय जाट मंत्री के घर पे 2-3 बार की वार्ता हुई थी। इसी बार की वार्ता मुझे सूचना मिली है कि अमित शाह जी ने दोबारा लगभग 250 किसान नेताओं को पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी केंद्रीय मंत्री के घर पे आमंत्रित किया है और फिर उनको नया जुमला देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है और हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें पहले थी, उसमें से कम में मेरा मानना ये है कि 50% से अधिक पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता, मुझे फिलहाल दिख रहा है। हालांकि तस्वीर धीरे-धीरे पलट रही है। उसमें जो 2-3 चीजें जो उभर के आ रही हैं, जिस प्रकार से गठबंधन और दूसरी पार्टी के नेताओं की तैयारी होनी चाहिए थी, वो उसमें पीछे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, वो ग्राउंड पे अपना काम कर रहे हैं और ग्राउंड पे वो किस तरह से करते हैं, उसमें साम दाम दंड भेद चलता है, उस पे भी कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे वो लोकदल के हों, उनको पता ही नहीं है कि उनके शहर में कितनी नई वोट जुड़ी है और कितनी कटी है। कई सारे बूथ पे ये होता है कि जब वोट डालने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब की तो वोट ही नहीं है।
तो वहां जो बारीकी से लोकल लोग काम कर रहे हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए, ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे काम करने वाले किसी दूसरी पार्टी के पास तो है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये वाला जो फॉर्मूला है, उससे वो बढ़त में नजर आ रही है। बाकी में तो उसकी स्थिति बहुत खराब है, ये मेरा मानना है। आनंद राय जी, जैसे आप बता रहे थे कि गोरखपुर में किसी की मैं हिम्मत इसमें नहीं मैं होती। इसमें एक चीज और संजय भाई जोड़ना चाह रहा था, जो पीछे अजय जी ने भी जिक्र किया था उस बात का, और अरविंद जी ने भी किया था, कि देखिए ये जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये बहुत सारी चीजें तय करेगा। एक तो इसका इंतजार जो है गुजरात कर रहा है, बिहार कर रहा है, और कई सारे प्रदेश कर रहे हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव किन्हीं कारणों से हारती है, तो इनकी स्थिति खराब सबसे पहले गुजरात में होगी, और फिर बिहार में हलचल शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से कुछ गुप्त मीटिंग नीतीश कुमार और लालू के लड़के की चल रही है, वो भी अपना रंग दिखा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो कुछ लोग हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो वरुण गांधी हो, चाहे वो मेनका गांधी हो, इस प्रकार के नेता भी 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी। बिल्कुल ठीक बात।